हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, मेरे ख्याल से 1-2 पॉइंट। टॉपिक हमारा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो उसमें कितने पॉइंट हो गए थे? स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट ही हुए थे मेरे ख्याल से ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पॉइंट हो गया था। इसमें मैंने ये भी बताया था कि जैसे ये पर्टिकुलर आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो इसके 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला पॉइंट जो रहेगा उसमें आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसका अर्थ क्या है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि कब से इसको स्टार्ट किया गया भारत में, और एक एग्जाम्पल है ना। तो ये तो हो ही गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जैसे लिखा है ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी दोनों का सहअस्तित्व पाया जाता है। पहली जो औद्योगिक नीति 1948 में आई थी उसमें जो है इसको अपनाया गया था, इसकी नींव पड़ी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था मोबाइल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है BSNL, और निजी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां VI है, भारती एयरटेल है, जियो है, ये काम कर रही हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। नियोजित अर्थव्यवस्था, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। पहले जो है पंचवर्षीय योजनाएं चलती है। नियोजित अर्थव्यवस्था होती क्या है? ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पहले से कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है और उस लक्ष्य को एक निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसको कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। ये इनका डिटेल आपको जो है नोट्स में मिलेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि इसमें जो दिया है ऐसा ही हमें तैयार करना पड़ेगा। इस पूरा डिटेल है। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मैंने पूरा इसके गुण दोष भी बताए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी उसमें लिखेंगे। आप जब नोट्स देखेंगे तो उसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का डिटेल भी किया है मैंने, काफी डिटेल किया, सिर्फ इतना नहीं। ये तो मैंने 3 मार्क्स के हिसाब से बताया। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें मैटर दिया हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दी हुई हैं, उसके गुण, उसके दोष, ये सब कुछ दिया हुआ है ना। तो 2 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो 3 पॉइंट मैंने बता ही दिए हैं। 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको उसकी विशेषताएं, गुण दोष जो लिखना है वो आपको नोट्स में मिलेंगे। ऐसे ही नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसका डिटेल भी थोड़ा सा उसमें बताया है। जैसा मैंने अभी इसको डिफाइन किया नियोजित अर्थव्यवस्था को, वैसा पूरा आपको नोट्स में मिलेगा, है ना। तो नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उनको क्रियान्वित किया जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं संचालित होती थी। पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये सोवियत संघ से हमने लिया हुआ है। सोवियत संघ में वहां पर गॉस प्लान करके चलता है और 7 वर्षीय योजनाएं वहां पर चलती हैं सोवियत संघ में। अब तो खैर रूस हो गया, पहले सोवियत संघ था जब हमने इसको लिया था वहां से हमने ये व्यवस्था ली। लेकिन हमने 7 वर्षीय योजनाओं के स्थान पर हमने उसको पंचवर्षीय योजनाओं में कन्वर्ट किया। तो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ चलती रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है ये व्यवस्था चलती रही, है ना। 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है और 31 मार्च 2017 तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद जो है इस व्यवस्था को, नियोजित अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया गया है। अब नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या चल रहा है, अब जो है वर्तमान में 15 वर्षीय दृष्टिकोण है, 7 वर्षीय रणनीति है और 3 वर्षीय कार्य योजना हमारे यहाँ पर संचालित हो रही है। नवगठित जो नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग गठित हुआ है, उस नीति आयोग ने इसमें चेंज कर दिया है। नियोजित अर्थव्यवस्था में चेंज करके जो है अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य योजना अपनाई जा रही है।
यानी कोई भी लक्ष्य है वो 15 वर्ष के लिए डिसाइड होता है, फिर उसको अचीव करने के लिए 7 वर्ष में स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, और फिर उसके लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षीय एक्शन प्लान, कार्य योजना तैयार की जाती है। तो इनके माध्यम से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का, प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है नियोजित अर्थव्यवस्था के संबंध। तो ये हो गया था हमारा। इसके बाद आगे आता है खुली अर्थव्यवस्था ना। आयात निर्यात में छूट के आधार पर विश्व में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था के रूप हैं ये। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, इनको आपको जो है समझते जाना है, क्योंकि ये प्री में भी आती हैं। एक बार बंद अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन प्री में आया था, है ना। बंद अर्थव्यवस्था क्वेश्चन प्री में एक बार पूछा जा चुका है, काफी पहले का क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के रूप, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड ओपन। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो है जो भी देश है जहां पर ये व्यवस्था प्रचलित है, वहां से ना तो कोई निर्यात होता है, ना ही वहां पर कोई आयात होता है ना। यानी कोई भी वस्तु ना तो बाहर भेजी जाती है और ना ही कोई बाहर से देश में बुलाई जाती है ना। तो ये जो है एक आत्मनिर्भरता को व्यक्त करने वाली अर्थव्यवस्था है ना। देश बोलता है कि भाई हम तो आत्मनिर्भर है ना, हमें किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, ना तो हमें कोई वस्तु अपनी भेजना है, ना हम बाहर से कोई वस्तु बुलाएंगे, है ना। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, है ना। जैसे एक हॉल है ना तो यहाँ कोई आएगा ना कोई जाएगा, मतलब बंद हो गई, है ना। आना जाना सब बंद अर्थव्यवस्था हो गई। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है वो साम्यवादी देशों में प्रचलित है ना। जैसे पहले सोवियत संघ है, चाइना है, यहाँ पर जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलती थी। क्यूबा है ना, कुछ ऐसे देशों में। तो वहां पर जो है इसी तरह का कोई व्यापार, कोई आयात निर्यात नहीं होता था, ना तो कोई आयात होता था ना ही कोई निर्यात होता था। लेकिन आज जो है बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, खुली अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। और इसका प्रचलन किस वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, उसकी वजह से जो है आज बंद अर्थव्यवस्था नहीं प्रचलित है, खुली अर्थव्यवस्था प्रचलित है। खुली अर्थव्यवस्था इसका अपोजिट है, यानी इसमें किसी देश, एक देश का किसी देश के साथ जो है आयात निर्यात होता है, यानी वो जो देश है बाहर जो है वस्तुएं भेजता है, यानी निर्यात करता है और वस्तुओं को आयात करता है ना। जहां पर आयात निर्यात नहीं होता है वो बंद अर्थव्यवस्था है, जहां पर आयात निर्यात होता है वो खुली अर्थव्यवस्था, अपोजिट व्यवस्था है। ठीक है। तो वैश्वीकरण का जो आज दौर चल रहा है, इस दौर में खुली अर्थव्यवस्था का प्रचलन है ना। बंद अर्थव्यवस्था एक कोरी कल्पना है। ऐसा कहा जाता है कि आज वैश्वीकरण के इस दौर में बंद अर्थव्यवस्था महज एक कोरी कल्पना है। इस कथन की व्याख्या की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर कभी एनालिटिकल पेपर आता है। आज वैश्वीकरण के इस दौर में बंद अर्थव्यवस्था महज एक कोरी कल्पना है, इस कथन को समझाइए, व्याख्या। तो वैश्वीकरण में क्या है, जो भी आयात निर्यात संबंधी जो प्रतिबंध होते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है ना। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा जो काम कर रहा है वो WTO कर रहा है। WTO के जो भी सदस्य हैं उनको कहा गया है कि जो भी प्रतिबंध हैं, आयात पर जो प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को हटाया जाए। तो सभी देशों ने लगभग हटा दिए। जैसे भारत ने
1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 2001 को जितने भी प्रतिबंध पहले होते थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है कोई प्रतिबंध ही नहीं है, तो कहीं से कोई वस्तु बुला सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना। उसमें कुछ बंदिशें हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अमेरिका से हमारे यहाँ पर आ रही है और उस वस्तु से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी उस वस्तु के प्रयोग से पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, या वो जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है वो वस्तु, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। गवर्नमेंट जो है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है, इतना कर सकती है ना। उसको ऐसा लगता है कि भाई हमें लॉस हो रहा है तो सीमा शुल्क बढ़ जाएगा। सीमा शुल्क बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लीजिए कोई देश से कोई वस्तु आ रही है, उस पर शुल्क बढ़ जाता है, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ने से क्या होता है कि वो वस्तु महंगी बिकने लगती है, हमारे यहाँ पर महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं या कम खरीदेंगे, जब कम खरीदेंगे तो आयात कम हो जाएगा। तो आयात को कम करने के तरीके हैं, है ना। आयात को कम करना है तो उसके तरीके फिर अपनाए जाते हैं। कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है, मुद्रा मूल्यन कर दिया जाता है ना, ताकि आयात कम हो जाए, हमारा जो भुगतान संतुलन प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाए, चालू खाता घाटा, व्यापार घाटा जो बहुत ज्यादा बना हुआ है उसको वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं, लेकिन ये सब WTO के दिशा निर्देश के हिसाब से ही चलता है ना। तो ये है इस तरीके से बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। तो भारत में खुली अर्थव्यवस्था का प्रचलन है ना। बंद अर्थव्यवस्था जैसे मैं बताया कि साम्यवादी जो देश है वहां पर इसका प्रचलन होता है ना। साम्यवादी देशों में, साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसका प्रचलन होता है। और खुली अर्थव्यवस्था ये पूंजीवादी देशों में, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसका प्रचलन है, खुली अर्थव्यवस्था है ना। साम्यवादी का मतलब होता है कि सब चीजें सरकार करती है। मैंने 4 चीजें बताई थी, स्वामित्व है, नियंत्रण है, प्रबंध है, संचालन है, 4 चीजें होती हैं। 5 गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां मैंने कल समझाया था। अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, तो उसमें बताया था कि 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। उत्पादन है, उत्पादन के अंतर्गत निर्माण विनिर्माण किया जाता है, विनिमय है ना, उपभोग है, वितरण है, उपभोग है, राजस्व है। ये 5 प्रकार की जो गतिविधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां, इनमें इन पर स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंध तथा संचालन किया जाता है। तो इनके आधार पर व्यवस्था साम्यवादी, मिश्रित या पूंजीवादी कही जाती है। जब ये चारों चीजें सरकार के अधीन होती हैं, चारों चीजें मतलब स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंध और संचालन, ये चारों चीजें जब सरकार के अधीन होती हैं तो उसको हम बोल देते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी या सिस्टम। जब मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था यही है कि स्वामित्व भी सरकार का है, नियंत्रण तो सरकार का रहता ही है, मैंने आप लोगों को बताया है। किसी भी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो नियंत्रण सरकार का होता है ना। प्रबंध संचालन भी सरकार कर रही है साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रबंध संचालन जो है सरकार का न होकर निजी क्षेत्र का होता है, पूंजीपतियों का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीपतियों का ज्यादा बड़ा रोल होता है अर्थव्यवस्था में। सभी चीजों का प्रबंध संचालन पूंजीपति करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में होता है, निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, इसलिए उसको कह देते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीपति मतलब होते हैं जिनके पास ज्यादा पूंजी है, उसको हम कह देते हैं पूंजीपति, है ना। पूंजी के पति हैं, एक महिला का पति होता है और वो पूंजी के पति हैं, है ना, क्योंकि पूंजी ज्यादा है उनके पास, है ना। और हमारे राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्र के पति हैं। तो इस तरीके से जो है पूंजीपति मतलब जिसके पास ज्यादा पूंजी होती है, बहुत ज्यादा पूंजी का मालिक है, उसको बोलते हैं पूंजीपति। और पूंजी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, पूंजी और धन में फर्क होता है। हमारे पास घर में पैसा रखा है तो वो धन है,
जब हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे हमें कुछ अर्निंग होने लगती है, तो वो फिर पूंजी बन जाती है। धन यानी वेल्थ एंड कैपिटल में यही फर्क होता है। हमारे पास पैसे पड़े हैं, वो धन है, वो पूंजी नहीं है, क्योंकि उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही। आपने कहीं मान लीजिए उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस धन से हमें अर्निंग होने लगती है, तो वो पूंजी बन जाती है, कैपिटल। ठीक है, तो आई बात समझ। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना है, कॉन्सेप्चुअल चीजें, इसीलिए मैं एक एक वर्ड आपको समझाती हुई चल रहा हूं, जिससे आप इकोनॉमी से फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि इकोनॉमी से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। जो डर लगता रहता है, बच्चे डरते रहते हैं, अरे पूंजी मतलब क्या, श्रम शक्ति मतलब क्या, विदेशी निवेश मतलब क्या, एफडीआई मतलब क्या, एफआईआई मतलब क्या, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग है, मुद्रास्फीति है, मुद्रा संचलन है, मुद्रा अवमूल्यन है। ये टर्मिनोलॉजी जो है बहुत परेशान करती है बच्चे, तो उससे डरता है, और डरता है तो उसको पढ़ता नहीं है ना, और जो पढ़ेगा नहीं तो और ज्यादा डर बना रहता है ना। मतलब चीजें डराती रहती हैं बच्चे को। ये जो टर्म आते हैं जैसे पेपर में, अब पेपर में बहुत सारे टर्म रोज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके बारे में पता नहीं रहता है, तो बच्चे फिर उसको पढ़ते नहीं है उस तरीके से। आपको अगर जानकारी उसकी हो जाएगी तो आप पेपर सही ढंग से पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और ज्यादा फिर पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है इकोनॉमी से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है बच्चे, और इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। जिस चीज में इंटरेस्ट हमारा जग जाता है, उस चीज को हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसका नॉलेज फिर और ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो मेरा प्रयास यही है कि आपको जो है इंटरेस्ट जगे इस चीज में, और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी है, ये समझने वाली चीजें हैं, और समझने वाली चीजें होती है इंटरेस्टिंग होती है ना। सोशियोलॉजी में कुछ चीजें समझने वाली हैं, कुछ याद करने वाली चीजें, उद्यमिता वाले उसमें भी समझने वाली चीज, उसमें भी चीजें बहुत अच्छी अच्छी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है उसमें जैसे नियोजन है, नियंत्रण है, निर्देशन है, अभिप्रेरणा है, संचार है, निर्णयन है, ये सब समझने वाली चीजें हैं। तो ये मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी, मैनेजमेंट में भी थी, तो वो भी बहुत अच्छी चीजें हैं। उनको अगर आपने समझ लिया है तो आपको ज्यादा फिर याद नहीं करना है ना, समझ के आधार पर आप लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पर क्या है, समझना है प्लस याद करना है। समझना, कॉन्सेप्ट समझना है, और डेटा आपको याद करना है। तो याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से हम नमक के बिना खाना खाते हैं, वैसे अगर इकोनॉमी को बिना डेटा के लिखें तो वही है बिना नमक का खाना, है ना। तो हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो जरूरी हो जाती हैं लिखना। जैसे पॉलिटी में आपको जो है आर्टिकल लिखना होते हैं, कुछ नए जो एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल के जरिए जो है हमें समझाना होता है, अपनी बात को समझाना होता है। हिस्ट्री में जो है ईयर वगैरह होते हैं, डेट होती हैं, और इकोनॉमी में डेटा होते हैं, है ना। तो ये सभी का इंपॉर्टेंस रहता है सब्जेक्ट वाइज, और इनका अगर हम यूज करते हैं तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, हाँ, तो खुली अर्थव्यवस्था मैंने बताया, वस्तु सेवा पूंजी निवेश तकनीक आदि का जो है प्रवाह होता है। मुक्त प्रवाह यानी बिना किसी रोक टोक के, है ना, बिना किसी बाधा के, या उसको कहते हैं निर्वाध, बिना किसी बाधा के जो प्रवाह होता है, आदान प्रदान होता है, उसको हम कह देते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और वैश्वीकरण के कारण जो है इसको ज्यादा बढ़ावा मिला हुआ है। इसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए, विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इसको बोलते हैं विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो है हर वर्ष विश्व बैंक जारी करता है ना। विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट में वो डिसाइड करता है कि कौन सा देश अल्पविकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा विकसित है। तो ये डिसाइड करने का काम विश्व बैंक का। उसके लिए मानदंड डिसाइड किया गया है कि कितने इनकम तक जो है उसको अल्पविकसित कहा जाएगा, कितना इनकम होगी तो उसको विकासशील कहा जाएगा,
और कितने में उसको विकसित कहा जाएगा। ये तीन इस तरीके से तीन प्रकार के देश इसमें बताए गए हैं। तो विश्व बैंक जो है ये तय कर देता है। तो विश्व बैंक के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत एक विकासशील देश माना जाता है। तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि विश्व बैंक द्वारा भारत को, विश्व बैंक जी मानदंड डिसाइड किए हैं उसके अनुसार भारत एक विकासशील देश है ना। और भारत की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। ये एक्चुअली अभी बढ़ गई है, ये 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है ना। अगर हम 2024 की बात करें, 2023 का डेटा है, 2023 के हिसाब से ये 3.75 ट्रिलियन डॉलर है और 2024 के हिसाब से ये हो गई है 4 ट्रिलियन डॉलर है ना, ये हो गई है। और 2025 में, अभी 25 स्टार्ट ही हो गया है, 2025 में ये 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ऐसा अनुमान है ना। 2025 में भारत की जो जीडीपी है वो हो जाएगी 5 ट्रिलियन डॉलर है ना। ठीक है, एक देखो मिलियन, बिलियन फिर ट्रिलियन होता है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 1 अरब का 1 बिलियन होता है, 10 अरब का यानी 10 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। 1 ट्रिलियन को अगर हम कहें तो 1 लाख करोड़ भी इसको हम लिखते हैं। 1 लाख करोड़ बराबर 1 ट्रिलियन, या 10 बिलियन या 10 अरब बराबर होता है 1 ट्रिलियन है ना। तो मिलियन फिर बिलियन फिर ट्रिलियन ऐसा करके हैं। तो 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अभी हो चुकी है इंडिया की, 2024 में हो गई थी। 2025 में अनुमान है भारत सरकार का ये 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। 2047 में जब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे तब भारत की जीडीपी हो जाएगी 30 ट्रिलियन डॉलर। तो 30 ट्रिलियन डॉलर मतलब ये है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी होना चाहिए। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2047 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। आई बात समझ में है ना। तो ये है स्थिति। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय है ये 2601 अमेरिकी डॉलर है, 2023 का डेटा है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो जीडीपी हो जाएगी वो मैंने भी बताया है 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी है ना। और 2027 में भारत जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, भारत जो है अभी विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। 2027 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत जो है 5वीं से 3रे नंबर पर आ जाएगा। ब्रिटेन के एक मंत्री ने ऐसा कहा है कि भारत 2060 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2060 में, 2047 में तो विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभरेंगे और 2060 में ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये ब्रिटेन के मंत्री, हमने नहीं कहा, ब्रिटेन के मंत्री ने कहा है कि भारत 2060 में विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी, नंबर 1 पर आ जाएगा। मतलब अमेरिका नंबर 1 है लेकिन अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जाए, इस तरह का अनुमान लगाया गया है जो दूसरे देशों ने लगाया है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से विकासशील अर्थव्यवस्था है भी वर्तमान में, आगे विकसित हो जाएंगे हम। इसके बाद आता है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अभी हम कृषि का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान, क्षेत्रीय योगदान, ये करके टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें कृषि से संबंधित डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका जिक्र आएगा। यहाँ पर जो है हाँ जैसे ये नेगेटिव ही है, ये देखा जाए कृषि पर निर्भरता नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज आती है।
हमें ज्यादातर बताने का प्रयास करना है पॉजिटिव, लेकिन कुछ चीजें निगेटिव तो आ ही जाएंगी ना, क्योंकि सारी पॉजिटिव चीजें तो है ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव ही केवल बताएंगे तो पॉइंट कम रह जाएंगे, है ना। तो विशेषताएं, लक्षण जो होते हैं उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि ज्यादा पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा निगेटिव भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट आपको ज्यादा बताना है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव बताएंगे तो पॉइंट उतने नहीं आ पाएंगे। सही है। तो मैंने यहां पर दोनों मिक्स करके बताया। जैसे ये है, ये ज्यादा, ये पॉइंट थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि खेती पर बहुत ज्यादा हम निर्भर है। खेती पर अत्यधिक निर्भरता जो है ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है ना। जैसे जैसे खेती पर निर्भरता कम होती जाती है, एक देश विकसित होता चला जाता है। जितने भी विकसित देश हैं वहां पर कृषि पर निर्भरता कम है, उद्योगों पर, सेवा क्षेत्र पर निर्भरता ज्यादा है। पहले जो है कृषि पर निर्भर ज्यादा थे, वो धीरे धीरे जो है निर्भरता कम हुई कृषि पर और वो विकसित होते चले गए। तो ये सूचक है कृषि पर निर्भरता में कमी। जैसे हम कहते हैं भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था में एक पॉइंट आता है कि भारत जो है, भारत में कृषि पर निर्भरता में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं विकास का सूचक है, क्योंकि पहले जो है 70% जनसंख्या थी जो खेती पर निर्भर हुआ करती थी। 70%, मतलब टोटल श्रम शक्ति का 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर हुआ करती थी। ये बात बता रहा हूं 2050-51 की बात। और आज अभी लगभग 42% करीब आ गई है, मतलब 50% से नीचे जो है ये आंकड़ा पहुंच गया है 70% से। तो धीरे धीरे जो है हम विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा आता है कि कृषि का जीडीपी में योगदान ज्यादा होता है ना। जो विकसित नहीं होते हैं, अल्पविकसित या विकासशील जो देश होते हैं, वहां पर जो है, वहां की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, सेवा क्षेत्र का योगदान कम होता है। तो हमारे यहाँ पर ये स्थिति है। हमारे यहाँ पर जो है पहले कृषि क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 50% के आसपास हुआ करता है, जो आज सेवा क्षेत्र का है। आज सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54-55% है। तो यही योगदान पहले कृषि का हुआ करता है, 55 करिए, हाँ 55। 1950-51 की हम बात करें तो 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो जीडीपी में हुआ करता था वो 55% करीब था। आज ये सेवा क्षेत्र का हो गया है। कृषि क्षेत्र का योगदान जो है करीब 17-18% के आसपास चल रहा है ना। बीच में 19% हुआ जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय 19% करीब था, बढ़ गया था, इनका कम हो गया था। लेकिन अब जो है वही 17-18 के आसपास योगदान इसका बना हुआ है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का मैं बता रहा हूं। कृषि क्षेत्र का योगदान थोड़ा सा और आप 1% कम कर लो, मतलब लगभग 14% के आसपास कृषि क्षेत्र का पर्टिकुलर, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का मेन है, कृषि भी आ जाता है उसमें, पशुपालन है, बागवानी है, मत्स्यन है ना, खनन है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का ओवरऑल योगदान अगर हम कहें तो 17 से 18% के बीच में है, लेकिन कृषि क्षेत्र का योगदान पर्टिकुलर कहें तो 14% के आसपास। ठीक है। हाँ, तो कृषि पर निर्भरता हो गई। टोटल जो श्रम शक्ति है उसका 41.49% यानी 42% के आसपास राउंड फिगर आप इसको मान सकते हैं। जो पहले 70% के आसपास हुआ करता था, अब ये घट करके 42% के लगभग हो चुका आ गया है। यानी हम जो है कृषि पर निर्भर, हमारी जो निर्भरता वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में लोग जो है काम कर रहे हैं। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। ये अब इसमें जो है विशेषताओं में ये थोड़ा सा हम मेंशन कर सकते हैं कि कृषि पर निर्भरता जो बहुत ज्यादा थी अब धीरे धीरे कम हो गई है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अभी कृषि पर निर्भरता सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें कमी होती जा रही है। खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है ना। अब आप देखेंगे 1950-51 में 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, और अभी जो है बढ़कर के हो गया, हर साल रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, हर साल। इसके पहले का जो था वो 329 मिलियन टन था, अभी 332। जो आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया था वो 329 मिलियन टन था। लेकिन कृषि मंत्रालय का जो बाद में आंकड़ा आया, मैंने दोनों यहां पे लिखे हुए हैं, देखो
332.29 मिलियन टन, ये एग्जैक्ट है, ये कृषि मंत्रालय का। लेकिन आर्थिक समीक्षा में, चूंकि आर्थिक समीक्षा तो क्या है, पहले आता है वो डेटा, है ना, तो अनुमान ही होता है। बाद में जो कृषि मंत्रालय ने डेटा जारी किया वो एग्जैक्ट है, वो है वास्तविक अनुमान, इसको कहा जाता है। तो यह है 332.29 मिलियन टन, ये 2023-24 में हुआ है। मतलब हर साल आप खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे तो रिकॉर्ड हो रहा है, गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड, चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड, दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड, हर बार रिकॉर्ड बनता है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम जो है आज खाद्यान्न उत्पादन की दर से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ये देखिए, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी, ये प्राथमिक क्षेत्र का डेटा है एक्चुअली, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र की पर्टिकुलर कृषि क्षेत्र का नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का ओवरऑल है। और ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर है, ये है ना, प्रचलित मूल्य के आधार पर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका देश की जीडीपी में योगदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये भी एक विकास का सूचक माना जा रहा है। तो वो मैंने फिगर यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया। 17.59% जो है 2022-23 में रहा है। इसके पहले देखिए, जो कोरोना काल चल रहा था उसमें जो है ये बढ़ गया था 2020-21 के आसपास, क्योंकि अन्य क्षेत्र का योगदान कम हो गया, कारखाने बंद हो गए, सर्विसेज बंद हो गई, है ना, तो कृषि ही एक सहारा रहा। ठीक है, तो कृषि का योगदान उस समय बढ़ गया था, मतलब वो प्राथमिक क्षेत्र का, सॉरी, ये हो गया था 19.9% और अभी थोड़ा सा कम हो गया 17.59%। इसके पहले 17.9% था 19-20 में। तो ये 2-3 साल के डेटा आपको ध्यान रखना, इतने सारे डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 डेटा आप लिख सकते हैं, जैसे 19-20, 20-21 और नया 22-23 का, इनको याद करके आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डेटा आप याद नहीं रख पाएंगे, है ना। 3 डेटा आपको ग्राफ के लिए चाहिए रहते हैं, क्योंकि 2 डेटा में भी ग्राफ बन सकता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ज्यादा इफेक्टिव ग्राफ जो है कम से कम 3 डेटा में बनाया जाता है। तो इस तरीके मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि इकोनॉमी के अंतर्गत जो है ग्राफ ज्यादा बनते हैं। ग्राफ है, टेबल है, पाई चार्ट है, इनका यूज हम ज्यादा करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में एक दो ग्राफ पाई चार्ट हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी जीडीपी में कृषि या प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में कमी होती जा रही है। ये देखिए यहां पर मैंने, हाँ, ये वाला डेटा भी लिखना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग का और अभी के, है ना। तो ऐसे 4 डेटा या 3 डेटा भी हम लिख सकते, लेकिन ये लिखना जरूरी है। 55.4, ये सॉरी पॉइंट में है, ये डैश लगा है, पॉइंट है ना। तो मैंने भी बताया था कि 1950-51 में जो जीडीपी में योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का, वो 55% के आसपास। अभी ये सेवा क्षेत्र का हो गया है ना। मतलब पहले जो सेवा क्षेत्र का था अब वो कृषि क्षेत्र का हो गया है, जो पहले कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का था अब वो सेवा क्षेत्र का हो गया, एक्सचेंज हो गया वो डेटा, है ना, ऐसा। ठीक है, तो 55% से घट करके ये हो गया है 17.59% के लगभग। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हो रही है, ये विकास का सूचक है। कृषि के क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में कमी होना, सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होना, ये जो है विकास के सूचक माने जाते हैं। तो इससे भी हम विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसको समझाइए। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ चूंकि कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, कृषि का जीडीपी में योगदान जो है वो कम हो रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है ना, खाद्यान्न की दर से हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकास के सूचक माने जाते हैं, है ना। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है, ये 1950-51 में 28% के लगभग था और अभी ये बढ़कर हो गया है लगभग 55% के आसपास। 2022-23 का डेटा है 54.86%, यानी ये हो गया है लगभग, राउंड फिगर अगर कहें तो 55%। ठीक है,
ये देखिए मैं अभी बता रहा था, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थान है वो एक आधार पर 5वां है और दूसरे आधार पर तीसरा है ना। 2 आधार इसके बताए जाते हैं। तो अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर, विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत मानी जाती है। इसमें फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना है, फिर जापान, जर्मनी और फिर इंडिया है ना। इंडिया का पहले नीचे था, ब्रिटेन का ऊपर था इंडिया के, तो ब्रिटेन को पीछे करते हुए भारत ने जो है 5वां स्थान अर्जित कर लिया है। तो ये विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर 5वें स्थान पर है भारत विश्व में। और दूसरा जो आधार है वो है क्रय शक्ति समता, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इंग्लिश में कहते हैं। क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत मानी जाती है। इसमें चाइना फर्स्ट है, इसमें चाइना फर्स्ट है, सेकंड यूएसए है और थर्ड नंबर पर इंडिया आ रहा है। अब ये देखिए क्या होते हैं, इनको भी थोड़ा सा समझ लेना, इनको भी समझना जरूरी है। परंपरागत जो आधार है वो है विदेशी विनिमय मूल्य। 2 आधार है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन जो है विश्व बैंक और आईएमएफ 2 आधारों पर कर रहे हैं इस समय। विदेशी विनिमय मूल्य ये परंपरागत आधार है, क्रय शक्ति समता ये आधुनिक आधार है। क्रय शक्ति समता का सबसे पहले प्रयोग किया था आईएमएफ ने, बाद में विश्व बैंक ने भी इसको अपनाया है और अभी जो है दोनों आधार अपनाए जा रहे हैं। देखो, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकलन के आधार एक है विदेशी विनिमय मूल्य और दूसरा है क्रय शक्ति समता, बोलते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इसको बोला जाता है। विदेशी विनिमय मूल्य में क्या देखते हैं? विदेशी विनिमय मूल्य में देखते हैं कि हमारी जो करेंसी है रुपया, इसका जो विनिमय मूल्य है अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले कितना है ना। जैसे लगभग अभी कितना $1 बराबर 88 रुपए लगभग चल रहा है, 87-88 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये डिफरेंस देखा जाता है कि मतलब $1 की जो कीमत है रुपए में वो है 88 रुपए है ना। तो ये विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर इसका आकलन होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अलग जो विभिन्न देशों के जो करेंसीज है उनका विनिमय मूल्य उस देश के मुकाबले कितना है, उसका डिफरेंस, उसके बीच जो कंपैरिजन है उसको करके उस देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। फिर उसका वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है उसको देखते हैं। तो ये है विदेशी विनिमय मूल्य। तो यहाँ पर 5वां स्थान इसलिए है क्योंकि मेन जो करेंसी है डॉलर यूरो है, तो इनके मुकाबले जो है भारतीय रुपये की स्थिति कमजोर है ना। मतलब यूरो पौंड में तो फिर और अंतर आता है। पौंड में तो मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा होगा, 95 के आसपास कीमत होगी। 1 पौंड बराबर 95 रुपए होगा और डॉलर में 88 है और थोड़ा सा यूरो का थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब 80 के आसपास यूरो होगा है ना। तो ये मेन जो मुद्राएं हैं, करेंसीज हैं वर्ल्ड की, इनके मुकाबले जो है भारतीय रुपये की स्थिति कमजोर है, इसलिए भारत का जो स्थान है वो 5वां है। क्रय शक्ति समता में क्या देखते हैं, इसमें जो है उस देश में उस देश की मुद्रा की परचेजिंग पावर देखते हैं, क्रय करने की क्षमता देखते हैं। मतलब रुपए
कि भारत में क्रय करने की क्षमता और अमेरिका में अमेरिकी डॉलर की क्रय करने की क्षमता कैसी है, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 रुपए में यहां पर मतलब 1 रुपए में 1 केला मिल रहा है ना, वहां पर $10 में 1 केला मिल रहा है, तो 1 रुपए मतलब $10 हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए भारत में 1 रुपए में 1 केला मिल रहा है ना, और अमेरिका में $10 में 1 केला मिल रहा है, तो 1 रुपए बराबर $10 हो गया। और वैसे हम देखेंगे तो $1 बराबर 88 रुपए है, तो वहां कितना डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस कम है। तो इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की स्थिति ऊपर है, तीसरी है, क्योंकि वहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना। विदेशी मुद्रा जो विनिमय मूल्य है उसके आधार पर हम देखेंगे तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमारी स्थिति नीचे आ रही है। लेकिन क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की जो स्थिति है वो अच्छी है, अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा डिफरेंस नहीं यहां पर दिख रहा है, तो इसलिए जो है हम इस आधार पर तीसरे नंबर पर आ गए। तो आई बात समझ में, क्रय शक्ति समता का मतलब, क्रय शक्ति समता में देखा जाता है कि उस देश में उस देश की मुद्रा की परचेजिंग पावर कितनी है, क्रय करने की क्षमता कितनी है, और किसी दूसरे देश में उस देश की मुद्रा की परचेजिंग पावर कितनी है, फिर दोनों का कंपैरिजन कर, जो मैंने अभी कंपैरिजन करके जैसे बताया, उस आधार पर फिर ये आकलन होता है। और ये दोनों इसका यूज कर रहे हैं, ये नई व्यवस्था है, नई पद्धति है ये पीपीपी, और इसका यूज जैसे मैंने बताया, इसका यूज सबसे पहले आईएमएफ द्वारा किया गया था, और अभी जो है दोनों इसका यूज कर रहे हैं, खासतौर से विश्व बैंक इसका यूज कर रहा है। तो ये है स्थिति, दोनों के आधार पर मैंने आप लोगों को भारत की स्थिति बताई। ठीक, अब हम कल इस पर और चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट बचे, मेरे ख्याल से 15-16 पॉइंट है इसमें, तो कल ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, और कल ही हम इसमें स्टार्ट कर देंगे विकसित भारत @ 2047।